आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक आप लोग को महत्वपूर्ण सूचना देता हूं कि आपके एग्ज़ाम्स की लगभग डेट शेड्यूल बस जारी होने वाला है। 1-2 दिन में आपका शेड्यूल आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स संभावना ये है कि 10 से 15 मई के बीच में वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, यानी मिड मई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम समय बचा है, 1 महीने से भी कम समय आपके लिए बचा है। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को एक नई गति दें। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से आपने जो भी आपके सिलेबस हैं उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर डालें और जो भी क्लासेस पढ़ा दी गई हैं उसका रिवीजन भी अच्छे से जल्दी से कर लें। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। अब हमको भी जल्दी से आपको जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं वो आपको रिवाइज़ कराना है और मैराथन और इम्पॉर्टेंट क्लासेस भी आपके लिए नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू हमारे क्लास को वॉच करते रहें। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने की कोशिश करें। तो चलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है वो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की क्लास, और जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट डिजीज़ ड्यू टू एबायोटिक केसेस, अजैविक कारणों से होने वाले पौधों के रोग। पौधों में जो बीमारियां होती हैं, फसलों में जो बीमारियां होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। एक बायोटिक डिजीज़ होती हैं जिन्हें हम जैविक कारक कहते हैं, जैविक रोग कहते हैं, और दूसरा जो होता है एबायोटिक डिजीज़ होती हैं, यानी अजैविक रोग जो है होते हैं। तो जैविक रोगों के बारे में हमने आपको बताया है। तो अजैविक जो रोग होते हैं जिसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं, असंक्रामक रोग जो है वो किस कारण से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। जो देखिए, जो जैविक रोग होते हैं यानी बायोटिक डिजीज़ होते हैं वो कई सारे जो है वो पैथोजेंस के द्वारा, ठीक है, कई सारे जीवों के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, नीमेटोड, स्पायरोप्लाज्मा, ठीक है, इनके द्वारा होते हैं, जो जिसे हम बायोटिक डिजीज़ कहते हैं। और जो अजैविक रोग होते हैं, अजैविक रोग वो किसी जीव के द्वारा नहीं, ठीक है, किसी पैथोजेंस के द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा होते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा होते हैं। ठीक है, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के द्वारा पौधों में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें हम एबायोटिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एबायोटिक डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, किस कारण से होते हैं, इन सभी को आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अजैविक कारणों से होने वाले पौधों के रोग जो होते हैं, अजैविक कारण वे निर्जीव तत्व हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स यानी अजैविक कारक वे निर्जीव तत्व हैं जो पौधों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। जब इन कारकों में असंतुलन या अत्यधिक परिवर्तन होता है तो पौधों में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें रोग समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में वे किसी रोगजनक से उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो पौधों में कभी कभी कुछ विकृतियां उत्पन्न होती हैं, कुछ अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, जिन्हें हम केवल जो है पैथोजेनिक डिजीज़ के या हम रोग कारक के रोग किसी बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें हम किसी, जबकि ये बीमारी किसी रोगजनक के द्वारा नहीं होती है, बल्कि किसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने पर या फिर पौधों के अंदर पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण कुछ पौधों में विकृतियां या विलक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम अजैविक रोगों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अजैविक या असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, इनके महत्व अधिक हैं। क्योंकि इनका महत्व क्यों अधिक है, ये बड़े क्षेत्र में एक साथ प्रभाव डाल सकते हैं। इनका भी महत्वपूर्ण, मतलब कि इनका भी इम्पोर्टेंस है। अजैविक रोग जो है वो भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हैं रोगों के जैसे, क्योंकि ये भी बड़े क्षेत्र में तेज़ी से फैलते हैं। इनका उपचार दवाओं से नहीं बल्कि प्रबंधन से होता है। ठीक है, इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो खाली
किसी दवा से नहीं होता है, बल्कि सही गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कई बार किसान इन्हें रोग समझकर गलत उपचार कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार किसान जो है उनको जानकारी नहीं होती है, वो सोचते हैं कोई इसमें बीमारी है, कोई फंगस है, बैक्टीरिया के कारण ऐसा हुआ है, वायरस कारण हुआ है, लेकिन वो किसी पैथोजेंस के द्वारा नहीं हुआ होता है, बल्कि वो दूसरे कारण से हुआ होता है, ठीक है। तो किसान क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका दवा उसमें अप्लाई करने लगता है, जिससे उसको और लॉस हो जाता है, उसको सही जानकारी ना होने के कारण, ठीक है। तो जो एबायोटिक डिजीज़ेज़ हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक उनको देख करके पहचानना चाहिए, ठीक है। उनके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उनका गुड मैनेजमेंट करके हम उनको ठीक कर सकें पौधों में, ठीक है। तो मेजर टाइप्स ऑफ एबायोटिक केसेस, ठीक है। अजैविक कारकों के प्रमुख प्रकार की बात करें, मेजर टाइप्स ऑफ एबायोटिक केसेस की बात करें, मेजर टाइप्स ऑफ एबायोटिक केसेस की बात करें तो जैसे टेम्परेचर यानी तापमान, टेम्परेचर की बात करें, तापमान पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो कभी कभी क्या है, जब हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर कारण जो है वो पौधों में कुछ विलक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाते हैं, तो वो जो है एक रोग का रूप यानी डिजीज़ का रूप जो है वो धारण कर लेती है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट करता है प्लांट पे, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, पत्तियों का झुलसना हो जाता है। जैसे कि मई जून के महीने में जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है तो बर्निंग की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। पत्तियां जो होती हैं वो बर्निंग जैसे दिखाई देती हैं, झुलसी हुई दिखाई देती हैं, जो कि तापमान की अधिकता कारण होता है। जैसे कि बनाना की पत्तियों में देख सकते हैं, और भी फ्रूटिंग प्लांट्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स के प्लांट में देख सकते हैं कि पत्तियां जो है वो बिल्कुल झुलस जाती हैं। तो ये जो है पत्तियों का झुलसना हाई टेम्परेचर कारण हो सकता है। फूलों और फलों का गिरना, ठीक है। फूलों अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है या बहुत लो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो ड्रॉप करने लगते हैं, गिर जाते हैं, और फलों भी जो छोटे छोटे फल लगे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से तापमान के बढ़ने पर फूल और फल के ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आम की फसल में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आम के छोटे छोटे जो दाने जैसे फल होते हैं वो गिरने लगते हैं। इसीलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि निरंतर अपनी बाग में सिंचाई करके रखें, ठीक है। पानी की अधिक हानि, ठीक है। तो इस प्रकार से जब तापमान अधिक होता है तो पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन जो होता है वो रेट बहुत तेज़ी से हाई हो जाता है, जिससे पानी का लॉस होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। नहीं जो है पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल को ग्रहण करते हैं और पत्तियों द्वारा उड़ा देते हैं। तो पत्तियों द्वारा जो उड़ाने कंडीशन है उसे हम ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जब तापमान अधिक होता है तो उसमें क्या होती है, ये बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रभाव पड़ता है हाइयर टेम्परेचर के, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर की बात करें तो ये अभी हमने आपको बताया हाइयर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, लो टेम्परेचर यानी कम तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है पौधों में। तो पाला पड़ना, जैसे कम तापमान हो गया तो फ्रॉस्ट इंजरी होती है। पाला क्या होता है कि वायुमंडल में जो उपस्थित जल की बूंदें हैं, ठीक है, हवा के अंदर जो जल उपस्थित होता है, जब तापमान कम होता है तो वो बिल्कुल जमी हुई बूंदों के रूप में यानी कि पाला के रूप में पत्तियों पर जल जो वाष्प होती है वो जमा हो जाती है। और जब पत्तियों में जमा हो जाती है तो उसे हम पाला कहते हैं, जिससे कि जो है पौधों की जो सेल्स होती हैं, पौधों की जो पत्तियों की तने की कोशिकाएं होती हैं वो जो है बिल्कुल अनक्रियाशील हो जाती हैं, अक्रियाशील हो जाती हैं, जम जाती हैं, जिससे पौधे मृत हो जाते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का नष्ट होना, तो पाला के कारण क्या होता है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, पौधे मर जाते हैं, वृद्धि का रुक जाना, ये सारे प्रभाव पड़ते हैं लो टेम्परेचर के। ये आप कंडीशन देख रहे हो बेटा
कि ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये पाले की कंडीशन है, ठीक है। पत्तियां में देखिए, पत्तियों के ऊपर जो है वो बिल्कुल बर्फ जैसी जल जो है वो जमा हो गई है, ठीक है। बर्फ जैसे देखो जमा हो गई है, इसे पाला कहते हैं। इससे पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं बिल्कुल जम जाती हैं, जैसे पौधों की वृद्धि और विकास जो है बिल्कुल रुक जाता है। और ज़्यादा दिन तक अगर ये कंडीशन रही तो पौधे मर भी जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्पॉट्स दिखाई देते हैं, पत्तियों पर स्पॉट दिखाई देते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पौधों में बाधित हो जाती है और पौधों की जो वृद्धि होती है, ठीक है, पौधों की जो वृद्धि होती है बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से लो टेम्परेचर का भी प्रभाव पौधों पर पड़ता है, ठीक है। जल की कमी या अधिकता की बात करें, वाटर स्ट्रेस की बात की जाए तो जल की कमी यानी ड्रॉट की कंडीशन, ठीक है। तो जल की कमी या अधिकता में बात करेंगे तो जल की कमी के कारण पौधों में कुछ बीमारियां हो जाती हैं। पौधों में बीमारियों की बात नहीं करेंगे, पौधों में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें हम रोग समझ लेते हैं, जो कि जल की यानी कि पानी कमी कारण है। तो पानी की कमी, पानी जो होता है छात्रों, पानी जो है वो पौधों का मुख्य भाग होता है। पौधे न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को घुलनशील रूप में ग्रहण करते हैं और जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो है वो जो प्रक्रिया होती है पौधों में वो जल की उपस्थिति के कारण होती है। एसेंट ऑफ सेप्स की प्रक्रिया होती है। पौधों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल जल का जो है बना होता है। तो इस प्रकार से पौधों की कोशिकाओं के अंदर जो है वो जल का प्रवाह होता है। पोषक तत्व जड़ों से लेकर के पत्तियों तक वो जल के माध्यम से ही प्रवाहित होते हैं। तो जल एक मुख्य पार्ट होता है पौधों के अंदर। पौधों की शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए जल जो है वो अति आवश्यक होता है। अगर जल की कमी हो जाती है तो पौधों की कोशिकाएं जो है वो फट जाती हैं, सही से वृद्धि में विकास नहीं कर पाती हैं। पौधों में पोषक तत्वों का आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे पौधों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, उत्पादन कम हो जाता है। ये सारी कमी होती है ड्रॉट कंडीशन की, यानी जल की कमी से, ठीक है। पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं, पौधे सूखने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ड्रॉट की कंडीशंस होती है। बिल्कुल जो है वो जब जल की कमी हो जाती है, वर्षा नहीं होती है या वर्षा होती है तो असमय होती है, तो इस प्रकार से ड्रॉट की कंडीशन पैदा हो जाती है जो पौधों में विपरीत प्रभाव डालती है, जिससे कि पौधों में उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से सूखे कारण जो है वो प्रभाव पड़ता है प्रोडक्शन पर। अब वाटर लॉगिंग, एक तरफ ड्रॉट की कंडीशन से भी नुकसान होता है और दूसरा क्या है, वाटर लॉगिंग कंडीशन यानी कि जल भराव, ठीक है। जब एक्सेस वाटर हो जाता है, वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है या किसी कारणवश जो है वो आपके खेत में, बाग में जल का भराव हो जाता है, या फिर कभी कभी खेत में ड्रेनेज की कंडीशन अच्छी नहीं है, जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो जल का भराव हो जाता है, जिससे कि फसलें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। तो जल के भराव कारण जो है वो कई सारे जो है नुकसान होते हैं, जैसे कि जड़ों में ऑक्सीजन कमी होती है, ठीक है। तो जड़ें जो हैं श्वसन जो करती हैं, जड़ें जो है वो हवा में, मतलब कि मृदा में क्या होती है, श्वसन करती हैं, सांस लेती हैं। तो अगर पानी भर जाता है तो श्वसन की कमी हो जाती है जड़ों में, जिससे पौधे मृत हो जाते हैं। जड़ में सड़न जैसी स्थिति होती है, पौधे क्या होते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, ठीक है। पौधे के जो आवश्यक पोषक तत्व मिलता है वो जल की ज़्यादा होने से नीचे चला जाता है, जिससे पौधे जो है वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये वाटर लॉगिंग कंडीशन भी पौधों में विपरीत प्रभाव डालता है, ठीक है। तो जड़ों में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जड़ सड़ने लगती हैं और पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं लीचिंग से, जिससे पौधों को नहीं मिल पाते हैं और पौधे मृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन में कमी आ जाती है और बहुत दिन तक अगर जल भराव रहा तो पौधे मृत भी हो जाते हैं। प्रकाश जो है वो, लाइट जिसको बोलते हैं, प्रकाश जो है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है प्लांट की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए।
प्रकाश की कमी या अधिकता भी पौधों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो पौधों में अगर प्रकाश की कमी हो जाए तब भी प्रभावित होगा और अधिकता हो जाए तब भी उसका प्रभाव जो है पौधों में पड़ता है। तो प्रकाश की कमी के लक्षण क्या होते हैं? पौधे लंबे और कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इटियोलेशन कहते हैं। इटियोलेशन कौन सी कंडीशन होती है? जब फसल में पौधे में प्लांट्स के अंदर जो है प्रकाश की कमी हो जाती है तो पौधे देखिए बिल्कुल पतले से हो जाते हैं, लंबे हो जाएंगे और बिल्कुल पतले से हो जाते हैं, जिसको हम इटियोलेशन कहते हैं। ठीक है, और पत्तियां हल्की हरी हो जाती हैं। पत्तियां क्या हो जाएंगी? हल्का जैसे ग्रीनिंग टाइप की हो जाती हैं। ये लक्षण जो है वो प्रकाश की कमी में दिखाई देते हैं। देखिए पत्तियां ऐसे ग्रीनिंग टाइप दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लैक ऑफ लाइट कंडीशंस कहते हैं। अधिकता, मोर लाइट, जब अधिक प्रकाश होता है तो अधिक प्रकाश की कंडीशन में, मोर लाइट की कंडीशन में क्या है कि पत्तियों पर जलन के निशान हो जाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा पत्तियों को प्रकाश मिलता है तो फिर पत्तियों में क्या होते हैं कि पीली पड़ने लगती हैं, जलन जैसी बर्निंग कंडीशन होती है। ऊतकों का यानी कि नेक्रोसिस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नेक्रोसिस दिखाई देता है। नेक्रोसिस क्या होते हैं? नेक्रोसिस क्या होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डेड टिश्यूज कंडीशन। ठीक है, यानी जो पत्तियों पर आप देखते हैं छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? डेड कंडीशन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर जो है वो जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। इसे छोटे छोटे डेड यानी मृत धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिक लाइट में ये प्रभाव पत्तियों पर पड़ता है। ठीक है, अब पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कारण भी पौधों में जो है विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम रोग समझ लेते हैं। तो पौधों में कमी या अधिकता कारण भी कई प्रकार की पौधों में विकृतियां दिखाई देती हैं, जिसे हम बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन डिफिशिएंसी। तो पौधों में पोषक तत्व, मुख्य जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन एन, जिसकी कमी के क्या लक्षण हैं? पत्तियां क्या होती हैं? पीली पड़ने लगती हैं। वृद्धि क्या होती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्तियां क्या होती हैं? पीली पड़ने लगती हैं, झुलसी हुई दिखाई देती हैं। पौधों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ये किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। फास्फोरस की कमी, फास्फोरस डिफिशिएंसी, तो पत्तियां क्या होती हैं? बैगनी रंग की हो जाती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? बैगनी रंग की हो जाती हैं और जड़ कमज़ोर हो जाती है। ये किसके कारण, कमी के कारण होता है? फास्फोरस की कमी के कारण होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो है गोभी का पौधा है और गोभी की पौधा जो है वो, इसमें पत्तियां क्या हैं? बैगनी रंग की दिखाई दे रही हैं। तो ये सीधे से किसके कमी के लक्षण हैं? फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। ठीक है, पोटाश डिफिशिएंसी, पोटाश की कमी, पोटाश की कमी के क्या लक्षण हैं? पत्तियों के किनारे सूखना, पत्तियों का जो किनारे का साइड होता है वो सूख जाता है। तो ये जो है पोटाश की कमी के लक्षण होते हैं, जिसे हम बीमारी समझ लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं पत्तियां किनारे किनारे बिल्कुल ड्राई दिखाई दे रही हैं, तो ये जो है पोटाश की कमी के लक्षण होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, आयरन की कमी से क्या होता है? क्लोरोसिस हो जाता है। जिंक की कमी से क्या होता है? पत्तियां छोटी हो जाती हैं, जिसे हम क्या करते हैं? खैरा रोग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खैरा डिजीज। किसमें होता है बेटा? राइस में होता है। किसमें होता है? राइस यानी धान में होता है। तो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे आयरन, जिंक। जिंक की कमी के कारण जो है वो धान के क्या होता है? जिंक की कमी के कारण जो है वो खैरा रोग हो जाता है, जिसमें जो है वो पत्तियां बिल्कुल तांबे के आकार में, तांबे कलर की जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसके लक्षण जो है दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी या अधिकता से जो है वो तमाम सारी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं पौधों में, ठीक है, जिसे हम बीमारी समझ लेते हैं। तो इसका हम सही मैनेजमेंट करके, गुड प्रैक्टिसेस करके, सही मात्रा में पोषक तत्वों को देख करके इसकी भरपाई जो है वो कर सकते हैं। सॉइल कंडीशंस की बात करें, मृदा की स्थिति, तो पीएच असंतुलन, पीएच की इम्बैलेंस भी कई सारे विकृतियां होती हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो जाता है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो पीएच का अगर इम्बैलेंस होता है तो पौधे क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी प्रभावित होता है, ठीक है। सैलिनिटी की बात करें, लवणता की, तो पत्तियों का जलना और वृद्धि रुकना। अगर लवणता जो है वो, लवणों की मात्रा पर जो है सॉइल में अधिक हो जाती है तो पत्तियां क्या होती हैं, बर्निंग से जलने लगती हैं और वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। एल्काइलिटी की बात करें, क्षारीयता की, तो क्षारीयता जो है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है। अगर क्षारीय मृदा है, मृदा में क्षारीय तत्वों की अधिकता है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है वो कम हो जाती है। केमिकल फैक्टर्स की बात करें, रासायनिक कारक, कीटाणुनाशकों का दुष्प्रभाव, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। तो रासायनिक कारक की बात करें, केमिकल फैक्टर्स भी कुछ बीमारियों को कॉज करते हैं, कुछ विकृतियां उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ रसायन हैं, केमिकल्स हैं, उनकी अगर अधिकता हो जाती है तो भी पत्तियों पर, पौधों पर प्रभाव डालते हैं। कि अगर कीटनाशकों का दुष्प्रभाव होता है, पत्तियों पर क्या होते हैं, स्पॉट पर धब्बे पड़ जाते हैं, पौधों पर झुलसना, पौधे क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। अगर हम जो है पेस्टिसाइड की मात्रा सही से नहीं बनाए हैं, ठीक है, उसकी मात्रा में डिसबैलेंस हो गया है तो पत्तियों झुलस जाती हैं, पत्तियों पर चकत्ते धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की, तो गैसों पर पत्तियों को नुकसान होते हैं। कई सारी जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इन सभी का पत्तियों पर भी जो प्रभाव पड़ता है, फलों पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कई सारी जो विषाक्त गैसेस हैं, पॉल्यूशंस हैं, उसका भी प्रभाव जो है फसलों पर पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, क्या सुना है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मैंगो के फल पे जो है वो जो है छोटे छोटे धब्बे, काले धब्बे पड़ना, इसको देहाती भाषा में कोयली रोग बोलते हैं, ठीक है। तो कोयली रोग किसके कारण होता है, तमाम प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होता है, जो विषाक्त गैसें हैं, ईंट के भट्टों से निकली हुई जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके कारण जो है वो आम की फसल पर, आम के पौधों, आम के फलों पर ये प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। एयर या पॉल्यूशन की बात करें तो वायु में मौजूद हानिकारक गैसें सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन के नुकसान पहुंचाती हैं। ये पत्तियों पर धब्बे करती हैं, उत्पो को नष्ट करती हैं और प्रकाश संश्लेषण में कमी लाती हैं। तो ये सारे प्रभाव इन पे पड़ते हैं। मैकेनिकल इंजरी की बात करें तो तेज़ हवा, ओलावृष्टि या मानव गतिविधियों से पौधों को शारीरिक नुकसान होता है, जैसे शाखाओं का टूटना, पत्तियों का कटना, तनों का झुलसना। तो मैकेनिकल इंजरी किसके द्वारा होती है, जैसे कि तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आता है तो पत्तियां टूट जाती हैं, डालें टूट जाती हैं, फल टूट जाते हैं, ठीक है, तने झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधों को नुकसान हो जाता है, पौधों के उत्पादन में कमी आ जाती है। ये इन्वायरमेंटल लॉस होता है, यानी कि मैकेनिकल इंजरी होती है, ठीक है। अजैविक रोगों के लक्षण की बात करें, सिम्टम्स ऑफ एबायोटिक डिजीज़ की बात करें तो अजैविक कारणों से होने वाले रोगों के कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो अजैविक जो है वो एबायोटिक जो डिजीज़ है उसके कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे पूरे खेत में समान रूप से लक्षण दिखाई देना, अचानक लक्षणों का प्रकट होना, किसी रोगजनक का न मिलना, मौसम के अनुसार लक्षण बदलना, ठीक है। तो अजैविक रोगों के कुछ लक्षण होते हैं, ये अचानक प्रकट होते हैं, असमय प्रकट होते हैं, मौसम की दशाओं में परिवर्तन के कारण होते हैं, कोई रोगजनक नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम जैविक रोग होते हैं जो एबायोटिक डिजीज़ है उसकी सही पहचान करें
और सही पहचान करने के बाद उनका सही ट्रीटमेंट करें, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करें। ठीक है, कभी कभी किसान को क्या होता है कि उसके बारे में जानकारी नहीं होती है और वो दवाओं का इस्तेमाल करता है, जिससे उसको लॉस हो जाता है। मतलब कि किसान जो है वो दवाओं पर भी खर्च कर देता है और फसल भी नष्ट हो जाती है, तो इससे किसानों को नुकसान हो जाता है। तो रोगों की सही पहचान करें, जैविक है कि अजैविक रोग है, उसी के अनुसार जो है वो उसका प्रबंधन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इनके लक्षण दिखाई देते हैं। जैविक और अजैविक रोगों में क्या अंतर होता है? सबसे पहला आधार है। तो कारण क्या होता है अजैविक रोग का? निर्जीव कारक। अजैविक कारकों में हमेशा क्या होता है, जो है निर्जीव कारक होते हैं। ठीक है, और जैविक यानी रोगों में जीवित रोगजनक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स, ये सारे होते हैं। फैलाव की बात करें तो ये नहीं फैलते हैं। अजैविक रोग क्या होता है, जल्दी नहीं फैलते हैं, और जैविक रोग क्या होता है, ये फैलते हैं। उपचार की बात करें तो अजैविक रोग का क्या करते हैं, प्रबंधन करके इनका ट्रीटमेंट किया सकता है, और जैविक रोग जो है वो दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आधार में लक्षण की बात करें तो अजैविक रोग जो है वो समान रूप से होते हैं, और जैविक रोग जो है वो असमान रूप से होते हैं। तो इस प्रकार से जो है जैविक और अजैविक, एबायोटिक और एबायोटिक डिजीज़ में डिफरेंस होता है। ये है आपका एबायोटिक डिजीज़ और ये होता है बायोटिक डिजीज़। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक में ये चीज़ें अंतर होती हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों में डिफरेंस देख करके जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। और प्रबंधन और नियंत्रण के उपाय क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात करें, अजैविक रोगों का उपचार दवाओं से नहीं किया जाता है, इनके प्रबंधन पर ध्यान आवश्यक होता है। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट। ठीक है, जो अजैविक रोग होते हैं उनके प्रबंधन की बात करें, अजैविक रोगों को हम किसी ट्रीटमेंट या फिर किसी जो है पेस्टिसाइड इनसे के द्वारा नहीं कंट्रोल कर सकते, दवाओं के द्वारा नहीं कर सकते। इनका सही तरीके से फसलों का प्रबंधन करके इन बीमारियों से हम फसल को बचा सकते हैं। जैसे इरिगेशन मैनेजमेंट, तो समय पर पानी देना, जल भराव से फसल को बचाना। ठीक है, संतुलित उर्वरक उपयोग, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, तो मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक देना चाहिए। ठीक है, पहले हम मिट्टी की जांच करा लें, उसी के अनुसार ही फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूर्ति, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व अगर उसकी कमी है मृदा के अंदर, तो उसको जो है सही मात्रा में फसलों को देना चाहिए, तो जिससे हम अपनी बीमारियों को, फसलों को बचा सकते हैं। सही तापमान का प्रबंधन, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे ग्रीन हाउस का उपयोग करना चाहिए, पाले से बचाव करना चाहिए। तो तापमान से बचाव के लिए हम प्रॉपर जो है संरक्षित खेती करें, ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में करके हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और पाले से बचाव करने के लिए धुआं करें, फसलों में सिंचाई करके रखें। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट करके हम पाले से फसल को बचा सकते हैं। सॉइल इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मिट्टी में सुधार करना चाहिए, जैसे जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैविक खाद जैसे कि कंपोस्ट है, नेडेफ है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट है, इसका उपयोग करना चाहिए। और पीएच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, पीएच का जो बैलेंस है उसको संतुलित जो है वो बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फसलों को जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट करके, प्रॉपर जो है वो सॉइल इम्प्रूवमेंट करके हम बीमारियों से फसलों को बचा सकते हैं। रसायनों का साधारण प्रयोग यानी कि केयरफुल यूज़ ऑफ केमिकल, जो उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, अधिक छिड़काव से बचाना चाहिए। तो फसलों में उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, एक्सेस मात्रा में जो है वो कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे वो फसलों पर अपना दुष्प्रभाव जो है वो देने लगते हैं। जहाँ जो है वो जैविक पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि फसलों के लिए और इन्वायरमेंट में जो तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, हेल्पफुल इंसेक्ट हैं जो है, ठीक है, मित्र कीट है, उसकी जो है वो बचत हो सके और फसलों का उत्पादन जो है वो हम शुद्ध रूप से ले सकें। ये सारी चीज़ें प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम
अजैविक बीमारियों से फसलों को बचा सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, प्रॉपर मैनेजमेंट करके, तो हम अजैविक रोगों से फसलों को बचा सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज के क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एबायोटिक डिजीज़ के बारे में जो है डिटेल से आपको बताया। तो इसका जो है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।